नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ टाइगर अशोक वानखड़े जुड़े हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। बहुत अरसा हो गया, हमारे दर्शक चाहते थे कि अशोक वानखड़े जी को बुलाइए। आपने शायद हमारी कमेंट्स में भी देखा होगा, क्योंकि अशोक वानखड़े ये नाम है जो खुलकर बोलता है, किसी के दबाव में नहीं आता है और जो पूरे देश में घूमता है, वाइब्रेशन जो है वो झिलता है। और अशोक जी जो कहते हैं वो मेरे ख्याल से लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचता है। और इसलिए चापलूसी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं अशोक जी, यकीनन दर्शक चाहते हैं कि आप हमारे साथ ज्यादा जुड़े। देश से ही नहीं, विदेश से लोग भी लिखते हैं जो हमारी चैनल को देखते हैं, वो और देशों से भी चाहते हैं कि आप जुड़ें। और आज हमने वो मौका आपसे छीन लिया है, पा लिया है। और संसद चल रही है और संसद में मोदी विरुद्ध राहुल, ये पूरी दुनिया में जिसके चर्चे हैं, उसी पर आज आपको खुलकर बोलना है। ये मंच आपका है और आपका स्वागत है। दर्शकों की ओर से भी आपका स्वागत करता हूं, मेरी ओर से भी स्वागत करता हूं। और अब आप, ये मंच आपका है। आप संसद में मोदी विरुद्ध राहुल कैसा माहौल रहा, इस पर आप अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें। अशोक जी। प्रणाम। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप लोग स्नेह है, आप लोगों का प्यार है, आप मुझे याद करते हैं। और कोई मुझे टाइगर कहे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको हम गुरु मानते हैं, यदि वो अपने शिष्य को टाइगर उपाधि दे तो एक विशेष अनुभूति होती है। इसलिए कोई राज्यसभा या पद्मश्री से भी बड़ी उपलब्धि मेरी ये है कि जब डॉक्टर हरि देसाई मुझे कहते हैं कि ये टाइगर है, ये सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के स्टूडेंट है हम। थॉट ऑफ लाइन वही है, इसलिए आपके बीच में हूँ। जब जब मैंने हरि भाई जी को जब शुरू किया, तब भी मैंने कहा था कि जब भी आप आदेश करें, मेरे लिए सौभाग्य का क्षण होगा कि मैं आपके साथ हूँ। आज आपने विषय किया कि राहुल वर्सेस मोदी जी पार्लियामेंट में। हरि भाई, मैं पहले दिन से, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके पहले पहलगाम हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई टाइप के सवाल उठे। सवाल उठाने वाले सोशल मीडिया में लोग थे, हमारे जैसे लोग थे, पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। बाकी पत्रकारिता को, यदि वो पत्रकार है तो फिर मैं पत्रकार नहीं हूँ। मैं जागरण करने वाला एक जगराता हूँ, यदि ये मैं अपने आप को कहूँ तो ठीक है। उसके बाद लगातार एक मांग हो रही थी कि भाई, जब हमने इतना विजय हासिल किया ही है तो एक सेशन क्यों ना बुला जाए। मुझे समझ में नहीं आया कि जब इतनी भारी विजय सिंदूर की हुई, जिसके विश्व में हम स्थापित हो गए, ऐसे प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे थे, हमारे संरक्षण मंत्री बोल रहे थे, रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री बोल रहे थे, तो फिर उसके लिए एक विशेष सदन क्यों नहीं। लेकिन ये सदन से भागे। जब मोदी जी भागना शुरू करते हैं, तब समझ लीजिए कि सवालों में दम है। मोदी जी बहुत ही छिछोरे सवाल के जवाब देने सामने आ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सवाल ही नहीं है, इसका जवाब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो सवाल होते हैं और ज्वलंत सवाल होते हैं, और जिसके जवाब देने में नानी याद आ जाती है, ऐसे सवालों से ये भागते हैं। ये मैं, जब ये मुख्यमंत्री थे तब से मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब ये दिल्ली में आए तब भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब ये दिल्ली में आ रहे थे तब भी मैंने कहा था कि आप गलत गुजरात का मॉडल लोगों के सामने बेच रहे हैं। वो स्थिति नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आज कई लोग कहते हैं कि आपने 2014 में कहा अशोक जी, वो आज हमको दिख रहा है। सवाल वो है, क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर। सबसे पहले मैं, फिर हरि भाई जी आपके भी चैनल पे कहता हूं, मैं हर जगह कहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के लिए मैं मेरे भारतीय फौज को सैल्यूट करता हूं। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं। और मुझे गर्व इसलिए नहीं है कि मैं भारतीय हूं, मैं गर्व इसलिए करता हूं अपने आप को भारतीय हूं, क्योंकि देश की आजादी से लेकर आज तक मेरे फौज ने इस देश के किसी भी नागरिक को नीचे मुंडे करने का अवसर नहीं दिया। हमेशा विजय हासिल करवा दी है, चाहे उनके पास साधन हो, चाहे नहीं हो, पॉलिटिकल सिस्टम कुछ भी हो। मेरे देश के सेना ने हमेशा सीमाओं का रक्षण किया है।
कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन जब जब आक्रमण हुआ मुंहतोड़ जवाब दिया। चाहे शास्त्री जी के समय हो, चाहे इंदिरा जी के समय हो, चाहे अटल जी के समय हो, कारगिल, सेना ने हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया। इसलिए सेना को सैल्यूट। लेकिन क्या जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी या अटल जी तमाम विजय हासिल करने के बाद सवालों से भागे? युद्ध हमेशा बुरा होता है। युद्ध में हानि दोनों तरफ से होती है, एक हारता है, एक जीतता है। भारत की फौजों ने हमेशा भारत का मस्तक ऊपर रखा है, हम लोगों को कॉलर टाइट करके जीने का अधिकार दिया है, क्योंकि हमेशा उन्होंने जय हासिल की, विजय ही हासिल की है। तो ये सवाल भारतीय सेना पे नहीं है। लेकिन जब कमजोर और जो लायक नहीं ऐसा नेतृत्व, शायद नालायक शब्द बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं जो लायक नहीं ऐसा नेतृत्व इस देश में हो तो सवाल के जवाब पूछने पड़ेंगे। लेकिन हमारे देश में एक नया नैरेटिव बनाया जाता है, सरकार को सवाल पूछना, प्रधानमंत्री को सवाल पूछना, इसका मायने यह है कि आप पाकिस्तान के मित्र हैं, आप चीन के मित्र हैं, आप राष्ट्रद्रोही है, आप समाजद्रोही है, आप धर्मद्रोही है, आप हिंदुत्व के खिलाफ है। बहुत सारे डिग्रियों की ऐसी आप पे मार होती है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल सबसे पहले किसने उठाए? ऑपरेशन सिंदूर पे किसी ने सवाल नहीं उठाए। सवाल सबसे पहले उठा कि पहलगाम ही हुआ क्यों? सही बात, कहां फेल्योर था? क्या उस सवाल का जवाब दिया? नहीं दिया। नहीं। सेशन शुरू होने के 15 दिन पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब कहते, मनोज सिन्हा कहते कि मेरी गलती है, मैं मेरे सर पे लेता हूं। जब तुम्हारी गलती है, तुमने सर पे लिया, 26 लोगों की हत्याएं हो गई, उस हत्या की जिम्मेदारी खुद पे ली, तो किस निर्लज्जता से उस जगह पे बैठे हैं आप? जिसने इतनी बड़ी गलती की वो आदमी अभी भी पद पे क्यों बैठा है? ये दूसरा सवाल है, कोई जवाब नहीं। तीसरा सवाल, जब हमारी फौजें जीत रही थी तो सीज फायर क्यों किया? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सीज फायर किसके कहने पे किया, बात ही नहीं है। सीज फायर क्यों किया, यह सवाल है। युद्ध में नुकसान हुआ ये किसी ने नहीं कहा। मैं चैलेंज देता हूं आज सत्ता पक्ष को, कोई कह दे कि सिंदूर के बाद तुरंत इस पार्टी ने ऐसा बोला, इस नेता ने ऐसा बोला, इस नेता ने ऐसा बोला। सबसे पहले भारत के फौज ने थोड़ा नुकसान उठाया, ये बात हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आदरणीय चौहान साहब ने सिंगापुर में एक टेलीविजन इंटरव्यू को देते हुए कहा कि यस वी लॉस्ट सम प्लेन्स। पत्रकार ने पूछा कितने, उसने कहा कि नंबर मैटर नहीं करता, लेकिन हमारी जीत हुई उसके बाद। सिंदूर के बाद बौखलाए हुए हमारे, बौखलाए में ये शब्द गलत होगा, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैं युद्ध लड़ता हूं, मेरी सैनिक युद्ध लड़ते हैं, मैं कैसा सेनापति हूं कि मैं सैन्य को साधन नहीं दे सकता। यह पीड़ा हमारे एयरफोर्स चीफ ने एक सेमिनार में कही, जहां हमारे रक्षा मंत्री बैठे हुए थे। हमारे रक्षा मंत्री को उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था जब हमारे एयरफोर्स के चीफ कहते थे कि जब हमारा एयरफोर्स एग्रीमेंट करता है सरकार के साथ, तो हमको मालूम होता है कि एग्रीमेंट कभी तक पूरा नहीं होगा, क्योंकि 2018 में मिलने वाले प्लेन अभी तक नहीं मिले, 2020 में मिलने वाले प्लेन अभी तक नहीं मिले। 42 टोटल सैंक्शनड हमारे पास स्क्वाड्रन है, हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, उसमें से 29 ऑपरेटिव है। इतने कम साधनों के साथ हम बलाढ्य, क्योंकि पाकिस्तान ने युद्ध नहीं लड़ा, यह युद्ध चीन ने लड़ा, यह हमारे सेना के उपाध्यक्ष कह गए। तो आप चीन, पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान के साथ युद्ध लड़ रहे थे।
4-4 कंट्री के साथ भारत युद्ध लड़ रहा था इतने कम संसाधनों से। जब मेरे सैन्य के चीफ बोलेंगे, जब मेरे सेनापति बोलेंगे, जब मेरे एयरफोर्स के चीफ बोलेंगे, तो क्या मैं उनकी बात नहीं मानूंगा? और ये जो 5 साल बाद लोगों को झूठ बोल के सत्ता में आते हैं, मैं उनकी बात मानूंगा? मैं यकीनन मेरे फौज पे पहला विश्वास रखूंगा। इसीलिए उन्होंने उठाए हुए सवालों को हमने सिर्फ जबान दी, शब्द दिए, विपक्ष ने शब्द दिए, तो राष्ट्रद्रोह हो गया। इंडोनेशिया में एम्बेसी में बैठे हुए हमारे जो डिफेंस अटैची थे, उन्होंने कहा कि पहले दिन हमको नुकसान हुआ क्योंकि राजनीतिक विल नहीं था। उन्हें कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमारे हाथ बांध के रखे थे। पार्लियामेंट में हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम सैन्य ठिकान, तुम्हारे आतंकी ठिकानों पे हमला करेंगे। जब आपने पहले ही बता दिया तो वो तैयार थे आतंकियों को बचाने के लिए। वो बचा नहीं पाए, लेकिन थोड़ा नुकसान तो हमारा भी हुआ। आप हमारे एयरफोर्स को खुली छूट देते, डिफेंस को पूरी छूट देते कि आप आतंकी हमले पे ठिकानों पे हमला करिए, और बीच में पाकिस्तान की आर्मी आई तो उसको भी मुंह तोड़ जवाब दीजिए। तो मुझे विश्वास है मेरे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी पे एक ढेले भर का नुकसान नहीं होता। पहले दिन आपने नुकसान, दूसरे दिन आर्मी ने सोचा कि भाई आप अपना नेतागिरी संभालो, हमको युद्ध लड़ने दो, और फिर अंदर घुस के एयरपोर्ट तक नेस्तनाबूद किए। लेकिन पहले दिन का नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मीठा मीठा, गपा गप, कड़वा कड़वा, थू थू, ये तो नहीं चलेगा। मेरे बॉर्डर के गांव पे 30 सिविलियन मारे गए हैं, उसकी जवाबदेही किसकी है? किसकी है उसकी जवाबदेही? ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन त्रिशूल, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? सीज फायर आपने किया, ट्रंप विदेशी है जी, हम नहीं मानते उसकी बात, छोड़ दीजिए। वो 29 बार बोला, वो कल फिर बोला, प्रधानमंत्री के भाषण के बाद फिर बोला वो कि मैंने सीज फायर करवाया। मैं विश्वास रखता हूं मेरे प्रधानमंत्री को, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री ये तो बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहा है जी। ट्रंप का नाम लेने में क्यों गले में फंसता है नाम? हरी भाई, मैं आपको एक वाकया बताऊंगा, इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा नामर्दगी का उदाहरण नहीं हो सकता। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान से डिफेंस सेक्रेटरी से बात करते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी डिफेंस, मतलब वहां डिफेंस मिनिस्टर माना जाता है, सेक्रेटरी बोलते हैं उसको जी। तो आपने यहाँ सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर होता है, उनका मंत्री को सेक्रेटरी बोलते। तो डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका का भारत के डिफेंस मिनिस्टर से 30 मिनट बात करता है। प्रेस रिलीज आता है बाहर कि हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से क्या बात की। उस प्रेस रिलीज में एक पैराग्राफ होता है कि रक्षा मंत्री ने बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, पहलगाम पे चर्चा की। उसमें पाकिस्तान कैसा आतंकियों को मदद करता है ये बताया, और फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर कैसा अंजाम दिया ये बताया, और फिर बाकी बातें थी। बराबर 8 मिनट बाद वो प्रेस रिलीज डिलीट होता है, उसके जगह नया प्रेस रिलीज आता है, और पूरे नए प्रेस रिलीज में पाकिस्तान, सिंदूर, पहलगाम, ये पूरा पैराग्राफ हटाया जाता है। अरे ऐसे क्या कहे, नाकारे रक्षा मंत्री को क्या करना बिठा के वहां पे, कि जो टेलीफोन पे हुआ कन्वर्सेशन कागज पे उतारने में जिनके पसीने आते हैं, फिर क्यों कहे? गृह मंत्री ने कहा आप विदेशी नेताओं पे विश्वास रखते हैं, हमारे विदेश मंत्री पर रक्षा विश्वास रखते? कौन सा विदेश मंत्री? ये जयशंकर विदेश मंत्री, इस पे क्यों विश्वास रखे? जो विदेश मंत्री अपने ही देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता हो, उसका क्यों विश्वास रखूं? प्रधानमंत्री कोई भी बैठे, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, गडकरी हो, कल राजनाथ हो, कल टिम्मकटू हो, कल हरि भाई आप हो जाओ,
मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। वो मेरे देश के प्रधानमंत्री है, सब कॉन्टिनेंट के प्रधानमंत्री है, 143 करोड़ के अभिभावक है। उनका अपमान सहन नहीं करूंगा। मुझे याद है ब्रिक्स का एक अधिवेशन हुआ। ब्रिक्स के अधिवेशन के बाद प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया और कहा कि ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होनी चाहिए। अरे मेरा सीना चौड़ा हो गया। इसको कहते हैं लीडरशिप। ब्रिक्स की लीडरशिप ली हमने, या ब्राजील भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, उसके बीच में हम कहते हैं खड़े होके अपनी करेंसी लाएंगे। ट्रंप ने चुनाव जीता, शपथ लेने के पहले कहा ये ब्रिक्स वाले औकात में रहो, तुमने अपनी यदि करेंसी लाई तो मैं तुमको औकात में ला दूंगा। हमारे विदेश मंत्री तुरंत स्टेटमेंट दे गए, नहीं 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 नहीं, नहीं ब्रिक्स में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी। तो आपने नरेंद्र मोदी को झूठा साबित कर रहे हैं। जो जयशंकर, ये नौकरशाह, टैक्स पेयर के पैसे के तनख्वाह लेके पलने वाला, जिसके बेटे विदेश में रह के विदेश की सेवा करते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करेगा और मैं उस पर विश्वास रखूं? ये जयशंकर, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मजबूरी हो सकती है, 143 करोड़ लोगों की मजबूरी नहीं है। मजबूरी नहीं हो सकती, सही बात। जो मेरे देश का अपमान करे, मेरे प्रधानमंत्री का अपमान करे, उसको तुरंत बाहर कर देना चाहिए। लेकिन जयशंकर चाहिए, क्योंकि आपको रबर स्टैम्प चाहिए। Yes. आपको ऐसा समूह चाहिए, ये कव्वालों की टोली है, मैं बार बार बोलता हूं हरि भाई, जहां सिर्फ 2 गाते हैं और बाकी ताली बजाते हैं। आज यहां हम भी देखेंगे। सही बात। ये कव्वालों का देश नहीं, ये शास्त्रीय संगीत का देश है। वाह, क्या बात है। ये कव्वालों का देश नहीं है, शास्त्रीय संगीत का देश है। का देश है, जहां जो संगीत सुनते हैं उनको सबको पता होगा, और जो नहीं सुनते उसको बता देता हूं मैं। जब पंडित भीमसेन जोशी गाते थे, या कोई भी शास्त्रीय संगीत, आज का महेश काळे है, यदि वो गाता है तो उसके पीछे एक तंबूरे पे आदमी खड़ा होता है, एक। और मैं आपको बताता हूं, आपको लगता होगा स्टेज पे खाली होता है इसलिए तंबूरे वाला बिठाता है ना, वो उसी ताकत का गायक होता है। और वो पीछे खड़ा इसलिए होता है कि गाते गाते कहीं सांस उखड़ गई सिंगर की, तो उस सुर को वहीं से वो उठाता है। वाह, यह है वो पीछे तंबूरे वाला। yes. ये मैंने कई बार देखा है, कई कंसर्ट्स में देखा है। मैंने कुमार गंधर्व जी के साथ बैठे हुए लोग देखे हैं कि जब वो थोड़ा सा उनको लगा सांस, तो पीछे तुरंत वो उसी नोट से आगे उठाता था। यह है शास्त्रीय संगीत। ये कव्वालों का थोड़ी है पीछे बैठकर ताली बजा के हम भी देखेंगे। पूरी कव्वालों की टोली है, एक का अपना दायित्व, ये मतलब वजूद नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, ये मेरे शब्द नहीं है। फिर नहीं तो अंधभक्त कहेंगे कि तुम कौन होते हो कहने वाले। ये निशिकांत दुबे ने कहा। निशिकांत दुबे जो बिल्लियर्ड बॉय है भाई प्रधानमंत्री जी का, उसने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी है तो बीजेपी है, नहीं तो बीजेपी की औकात 150 सीटों की नहीं है। मतलब सारे कैबिनेट में जितने भी लोग हैं, इनकी कोई औकात नहीं। अकेले नरेंद्र मोदी सत्ता में ले आते हैं, और वो जब तक जीवित है तब तक रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, कोई जगह खाली नहीं है। जब आप ही के लोग बताते हैं कि भैया आप ही सब कुछ हो, इसीलिए हम कव्वालों की टोली बोलते हैं, तो आपको इसमें बुरा लगना नहीं चाहिए। ये बात अलग है कि एक जगह मैंने ये कहा था, एक बहुत अच्छे कव्वाल है, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अशोक जी आप कव्वाली भी बहुत अच्छी सुनते हैं, हमने मैं कई प्रोग्राम में आपको देखा हूं, लेकिन हमको गाली देने का कष्ट मत करिए। इस कैबिनेट को कव्वाल बोल के होते आप हमारा बेइज्जती करते हैं। ये भी मैंने सुना। तो राहुल गांधी ने क्या सवाल पूछे थे? राहुल गांधी ने सवाल पूछे थे कि पुलवामा हुआ क्यों? कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि सीज फायर हुआ किस कंडीशन में, किसके कहने पे? वो लोग हमारे यहां आते हैं, हमारे यहां परिवार गिड़गिड़ाया। आपको क्या लगता है पहलगाम में वो गोली मारते रहे और उनकी महिलाएं क्या शादी का संगीत गा रही थी क्या? एक एक महिला पति के खून बचाने के लिए हाथ जोड़ रही थी। जब मेरे देश का सिंदूर गिड़गिड़ा रहा था और आतंकी उनको भून रहा था, उस देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के गिड़गिड़ाना पे चुप कैसा हो जाता है? पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और आपने सीज फायर कर लिया। यह अधिकार किसने दिया आपको सीज फायर करने का? इस सीज फायर करने के पहले आपने उन महिलाओं का, उन विधवाओं को गिड़गिड़ाने का जवाब देना चाहिए।
ट्रू। भारत के नागरिक इतने सस्ते नहीं है कि वो गिड़गिड़ाए तो कोई सुने नहीं। और पाकिस्तान इतना महान नहीं हो गया कि पाकिस्तान का एक फोन आ जाए और मेरे प्रधानमंत्री पिघल जाए। तो ऐसे मोम के प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। और आप मोम के हो तो वो कोई मैडम है, उसका एक स्टैचू वाला मोम का एक एग्जीबिशन वो होता है, उसका म्यूजियम, उसमें खुद ही जाके मैडम खड़े हो जाएंगे। मैडम तुषार। हाँ, सरदार पटेल का नाम लेने से कोई लोह पुरुष नहीं होता। सीधी सी बात। सरदार पुरुष लोह पुरुष बनाने के लिए उनने अपना कर्तृत्व किया, इसलिए लोह पुरुष कहलाए गए। खुद को ही आप विश्व गुरु कहलाओ, खुद को ही लोह पुरुष कहलाओ, खुद को ही ईश्वर का अवतार कहलाओ, नॉन बायोलॉजिकल कहलाओ। ऐसा तो कल से मैं भी शुरू कर देता हूं कि मुझे भगवान मानिए। हमारे महाभारत में भी एक पौंड्रिक नाम का राजा था, उसने कृष्ण ही घोषित कर दिया खुद को। तो हमें पौंड्रिक की जरूरत नहीं, हमें कृष्ण की जरूरत है। कृष्ण के अवतार में पौंड्रिक आके बैठ गए, ये दुर्भाग्य इस देश का। प्रधानमंत्री कहते कि कांग्रेस छिछोरापन पे उतर आई, राजनीति करती है। इसमें राजनीति किसने की? पहलगाम होने के बाद प्रधानमंत्री विदेश थे, विदेश यात्रा कैंसिल करके आए। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा दिस इज द स्टेट्समैन। विदेशी दौरा ऐसी की तैसी, मेरे देश में हमला हुआ मैं चला जाता हूं। आते से वो पहलगाम जाते तो मेरे को और अच्छा लगता। वो पहलगाम नहीं गए, वो बिहार गए राजनीति की रैली में, और वहां जाके पाकिस्तान को ललकार रहे। बताइए, ललकारते समय भी कुछ मिलता है क्या? देखते हैं। कुछ राज्यों में शव यात्रा पे चलते समय राम नाम सत्य और फूल फेंकते हैं, फूल के साथ कुछ कॉइन्स भी फेंकते हैं। तो शव यात्रा के कॉइन बटोरने वाले भी कुछ होते हैं। तो क्या ये शव यात्रा के कॉइन बटोर रहे थे? क्या लाशों पे राजनीति कौन कर रहा था? आप कर रहे थे? कौन कर रहा था? पहलगाम पे क्या राजनीति की विपक्ष ने? विपक्ष ने पहलगाम को, पहलगाम होते सी आपने मदद मांगी, विपक्ष ने कहा सरकार के साथ खड़ा है विपक्ष, पूरा अधिकार जो चाहे चलिए, पाकिस्तान पे आक्रमण करिए, विश्व पूरा विपक्ष साथ में है आपका। किस विपक्ष ने मना किया? विपक्ष ने हमेशा साथ दिया। विपक्ष के साथ पे पहले ऑपरेशन सिंदूर करोगे, और ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद अकेला अकेला थाली लेके भागोगे। आपने कहा कि विपक्ष को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरा साथ दिया। दूसरा एक झूठ, पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा था। कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? सही बात। सवाल यह है, भारत पे आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व ने इसकी निर्भत्सना की, पाकिस्तान ने भी निर्भत्सना की। तो क्या पाकिस्तान आपके साथ खड़ा था? खड़ा किसको कहते हो ना? ये टर्की से पूछिए, टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था, अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आपके साथ कौन खड़ा था? आपका प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप। कौन खड़ा था? फिर आपने 51 लोगों की टोली बनाई, भारत के टैक्स पेयर्स के, आपके और मेरे पैसे से ये बाहर चले गए, 5 स्टार में रहे, शॉपिंग की, गाने गाए, डांस किया, गाने गाए, डांस किया। उनमें से एक भी देश के अध्यक्ष से ये कहलवा नहीं पाए कि पाकिस्तान आतंकी है। भारत के प्रति सहानुभूति, अरे ये देश, पूरा विश्व मरने वाले के साथ सहानुभूति देता है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बर्थडे पे विश करते, इसका मतलब कांग्रेस ज्वाइन नहीं करते। भारत पे हमला हुआ, सबने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत के साथ हम हैं। यदि आतंक के खिलाफ भारत के साथ हम सब देश थे, तो फिर आईएमएफ में पाकिस्तान को पैसा कैसा मिला? वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तान को पैसा कैसा मिला? एशियन डेवलपमेंट बैंक में पाकिस्तान को पैसा कैसा मिला? FATA की लिस्ट में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर कैसा आया? जापान क्यों पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ? यूनाइटेड नेशंस में आतंक के खिलाफ लड़ने वाली कमेटी का उपाध्यक्ष पद पाकिस्तान को कैसा मिला? अमेरिका ने क्यों कहा पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ने में हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है? कहां हैं आप? किधर हैं आप? आप जिसको आतंकी कहते हैं, वो आतंक के खिलाफ लड़ने वाला पाकिस्तान का, अमेरिका का पार्टनर है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति, जो अमेरिका का राष्ट्रपति रोज, जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो रोज घंटे जैसा बजा के जाता है हमको, आज फिर धमकी दिया 25% टैरिफ की।
उनके वहां बिल पास हो रहा है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 25/2025। उसमें भारत रशिया से कुछ भी सामान खरीदेगा तो 500% ड्यूटी लगाने की, भारत का नाम लेके नाम लिया। जी। क्या औकात है अमेरिका के एक सांसद की जो कहे कि हम भारत की अर्थव्यवस्था नेस्तनाबूद कर देंगे। अरे भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? अडानी की अर्थव्यवस्था है क्या? एक अडानी के खिलाफ वारंट आपने निकाल दिया तो आपको लगा कि भारत पंगु हो गया? भारत का नेतृत्व तो पंगु हो सकता है अडानी की वजह से। ये भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। ये जब पोखरान किया अटल जी ने, तब भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए थे अमेरिका ने, भारत झुका नहीं, अटल जी झुके नहीं। इंदिरा जी ने तो व्हाइट हाउस में जाके निक्सन को खरी खरी सुनाई है थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। वो देश जिसका गौरवमय इतिहास है, ये कभी इनको याद आए? लेकिन इतिहास के लिए पढ़ना पड़ता है ना हरि भाई। इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली, अरे नेशनल पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेते तो इतिहास भी पढ़ते। एंटायर पॉलिटिकल साइंस, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, वही तो बोला मैंने, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में शायद हिस्ट्री सब्जेक्ट रह गया इनका। इसलिए कांग्रेस छिछोरापन कर रहा है। नेहरू जी ने ऐसा किया, इंदिरा जी ने ऐसा किया। इनको हमेशा हर सवाल का जवाब छुपने के लिए इंदिरा गांधी जैसे महिलाओं का पल्लू लगता है, पल्लू के पीछे छुपते हैं ये। आज भी सवाल वही के वही है, ज्वलंत सवाल है, पहलगाम क्यों हुआ? राइट। दूसरी बात, सरकार झूठ क्यों बोली कि पहलगाम में जहां हमला हुआ वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, जबकि 35 रुपए पर पर्सन के वहां टिकट कटते थे? तीसरी बात, सीज फायर क्यों हुआ? अमेरिका के कहने पे नहीं हुआ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सबसे पहले ट्वीट क्यों किया? पाकिस्तान जो सीज फायर का एक पार्टी है, उसने क्यों कहा कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया, इसके लिए अमेरिका को नोबेल प्राइज देना चाहिए पीस का? और ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है तो फिर अभी भी आतंकी भारत में क्यों आ रहे हैं? एजेंसियों की रिपोर्ट है, सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में फिर से कैंप शुरू हो गए हैं। फिर ऑपरेशन सिंदूर कहां है? वैसे भी सिंदूर की कीमत ये क्या जाने साहब, एक फिल्म का डायलॉग है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या जानो बाबू आप। मैं व्यक्तिगत नहीं जाता जी, मुझे लगता है कि दर्शकों को इशारा समझ गया होगा। ये पलायनवादी सरकार है। सवालों को भागने के लिए विपक्ष को, खासकर उनके विपक्ष के प्रति संदेह पैदा करना, डिसक्रेडिटिंग दी अपोजिशन, उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाना, यही इस सरकार का जवाब है। किसी ने कहा कि अशोक भाई चोर है, अशोक वानखड़े चोर है, हरि भाई देसाई ने कहा, तो मैं बोलता हूं हरि देसाई के खिलाफ 4 केसेस चल रहे हैं। कौन से केसेस? अरे वो हरि भाई झूठ बोल रहे हैं, उनको पता ही, वो बताएंगे नहीं आपको। हरि भाई पूरा टाइम यही बताने रहते हैं कि मेरे पास कोई केस ही नहीं चल रहा है, मेरे पे केस ही नहीं चल रहा है, और मैं उसी ताकत से बोलता हूं आपके खिलाफ केस चल रहा है। बाद में मैं चोर हूं साइड पे चला जाता है, हरि भाई के ऊपर केस चल रहा है, ये इश्यू बन जाता है। हमारा पमेरियन जो मीडिया है, वो हरि भाई ने वानखड़े को चोर कहा, ये भूल जाते हैं हरि भाई चोर है, हरि भाई चोर है। थोड़ी देर बाद हरि भाई खुद को कहने लगते कि मैं ही चोर हूं। ये वस्तुस्थिति 2014 के बाद यही हो रहे हैं। हम कुछ जिने चिने लोग हैं, हम अपने आप को पत्रकार नहीं कहते। हम पत्रकारिता में आए हैं तो पत्रकारिता में इसलिए नहीं आए कि ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने, इसलिए नहीं आए कि सत्ता पक्ष के चरण फाट करने। ये हम वॉच डॉग का काम करते हैं, जहां खट करके आवाज आएगी वहां हम डॉग विल बार्क। अशोक जी मुझे ये बताएं, अशोक जी मुझे ये बताएं, मोदी जी राहुल गांधी से इतने डरते क्यों हैं? क्योंकि पप्पू पास हो गया। जिसको आपने पप्पू करके जिसको आपने ऑलमोस्ट पूरे विश्व के सामने साबित कर दिया था, उस पप्पू ने एक एग्जाम दी। किसी को कहो ना कि ये मैट्रिक पास होने लायक नहीं है और वो आईएएस का टॉपर करे, तो जो उसको आरोप लगाता है वो भगी जाता है, वहां से खड़ा ही नहीं होता।
उसको बधाई देने के लिए भी नहीं जाता हो। यार मैंने तो बहुत ही गलत आकलन किया था। जिस पप्पू को आपने पप्पू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, खुद के कहे हुए डायलॉग आलू डालो सोना निकलो उसके मुंह पे जोड़ जोड़ के उसको आपने चीन का मित्र, भगोड़ा, नॉन सीरियस, पप्पू, अकल नहीं, ट्रक, क्या क्या नहीं कहा। उसने 100 सुनार की एक लोहार की। वो कन्याकुमारी से चलते हुए उसने दिखा दिया कि राजनीति में असली पप्पू कौन है। और उसने अपने आप को प्रूव कर दिया। वो बोलता है, लेकिन क्या है, झूठ बोलने में जल्दी समझ में आता है, झूठ जल्दी बिकता है। अनहेल्दी फूड बहुत पॉपुलर है, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया। जिससे शरीर खराब होगा वो बहुत पॉपुलर है। जिससे शरीर अच्छा होता है उसको आदमी हाथ नहीं लगाता, क्योंकि वो जबान को टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी देश की समस्याओं को शब्द देते हैं और उसके तीखे सवालों का जवाब जब नहीं कर पाते तो आप पलायन करते हो। सही बात। इंदिरा जी के पल्लू पे छुपते हो, इतिहास बात करते हो, धर्म को बीच में ले आते हो, लेकिन उन सवालों का पिन पॉइंटेड जवाब नहीं देते। दो टुक जवाब जिसको कहते हैं, पहलगाम हुआ क्यों हुआ, ये फैक्ट्स। सिंदूर में क्या हुआ, ये हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं, वो झूठ बोलते हैं। वास्तविकता ये है जी। या अमेरिका के राष्ट्रपति इतनी बड़ी औकात नहीं रखते कि जिनके झूठ का हम जवाब दे। बोले तो सही, अरे ये देश खड़ा होगा पीछे, नरेंद्र मोदी को आने वाले 25 साल तक लोग प्रधानमंत्री बनाए रखे। रीढ़ की हड्डी तो दिखाए, 56 इंच का सीना पता नहीं। मैं कई बार कहता हूं अपने साथी का पेट गिनते और अपना सीना बताते हैं। ट्रंप का या शी जिनपिंग का नाम ही नहीं ले सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता, देते ही नहीं है। तब मुझे सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों में तथ्य लगने लगता है। मैं सुब्रमण्यम स्वामी को बहुत ही मतलब कई जगह में नॉन सीरियस बोलता हूं। मैं व्यक्तिगत बातों में भी कई बार मैंने बोला कि आपके तो किसी भी आधे दिशा आरोप में ऐसे ही वो रहते हैं। मिसाइल फूटेगी, किसी भी दिशा में लेकिन मिसाइल फूटेगी है। फुट लेकिन जो उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते, और उन्होंने जो तथ्य रखे सामने, अब उन तथ्यों में मुझे थोड़ा दम लगने लगा है जब ये नाम ही नहीं लेते। भाई इस वजह से देते हैं, इस वजह। अब आखिरी में मुझे यही लगा कि स्वामी कहता है वही सच्चाई होगी, इसीलिए क्या ब्लैकमेल हो रहे हैं। और मेरा प्रधानमंत्री यदि ब्लैकमेल हो रहा है तो इस देश के सामने उन्होंने खुल के बोल देना चाहिए, देश फिर साथ देगा। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, देश ने इंदिरा जी को बेइज्जत करके सत्ता से हटाया। इंदिरा जी ने माफी मांगी, अपनी गलती स्वीकारी, देश ने बाइज्जत उनको फिर सत्ता में बिठाया। जी। अरे ये देश सनातनियों का है, ये देश का विरासत, इस देश की संस्कृति इतनी बड़ी है कि सुबह का भुला हुआ शाम को भी घर आता है तो उसका स्वागत होता है। वाह, लेकिन सुबह का भुला हुआ शाम को तो आ जाए, सुबह का भुला हुआ दोपहर को ही आ गया और बोलता मैं भुला ही नहीं, तो फिर लगता है कि तू जा, आ मत। कब जाएंगे, मगर जाने का वक्त हो रहा है क्या? देखिए आप लोगों को बेइज्जत करके निकालते हैं, ये सर्कल पूरा होता है। देखिए जब मैं 10th में पढ़ रहा था तो एक हमें कोर्स के लिए एक नाटक था लिखा हुआ, सूर राहुदे, मराठी नाटक था। और वो स्टेज पे भी उस नाटक ने बहुत अच्छे शो किए थे। उसमें एक डायलॉग है, पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है और फिर वापस आती है और बोलती है मुझे माफ करो। बीच में बहुत समय निकल जाता है, पति बेटे को संभालता है सब, तो बोलती है कि मैंने बहुत यातनाएं भोगी है। पति कहता है कि और भोगोगी, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। तब वो एक डायलॉग बोलता है, वो मेरे बिल्कुल जहन में उतर गया। वो कहता है कि पृथ्वी पर जनसंख्या इतनी हो गई कि अब भगवान के पास नरक और स्वर्ग नाम की कोई चीज ही नहीं बची। भगवान क्या करता है, तुम जितने बुरे कर्म करोगे वो पूरे भोग नीचे ही स्क्वायर अप करके ऊपर चले आओ, अकाउंट नील करो, जितनी एंट्री तुमने दी उतनी एंट्री वापस करो, ये तुम्हारे भोग है। आपने आडवाणी जी के साथ क्या किया, आपने जोशी जी के साथ क्या किया, धनखड़ के साथ क्या किया, आपने संघ के साथ क्या किया, आपने अपने साथियों के साथ क्या किया, पांड्यन के साथ क्या हुआ, गुजरात के कई राजनीतिकों के साथ क्या किया, केशुभाई पटेल के साथ क्या किया, ये सारा देश देखता है। नहीं भी देखता होगा तो आपको खुद को तो पता ही है। जी।
तो ये स्क्वेयर अप होगा। आज की डेट में सबसे अनकंफर्टेबल पोजीशन पे भारतीय जनता पार्टी में कोई बैठे हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। वाह, सही बात, सही बात। सबसे ज्यादा इनसिक्योर कोई है बीजेपी में अभी वर्तमान में, वो नरेंद्र मोदी जी। वही इनसिक्योरिटी अडवाणी जी को भी थी, अडवाणी जी भी उस फेज से गए, अब वो फेज चालू हो गया है। आप और हम यही रहेंगे। हम आपने तो कुछ रहने गलत किया वाले होगा तो आप भी भोगेंगे, मैंने कुछ हैं। गलत किया होगा तो मुझे भी स्क्वेयर अप करना है। ऊपर कोई हिसाब नहीं है। ऊपर भगवान सही ने कहा कि अब मेरे पास हार्ड डिस्क फुल हो गई है। उसने चित्रगुप्त को बोला कि ये सब धंधा कर दे, तू छुट्टी पे चला जा भाई, थोड़ा बहुत काम कर लिया तुमने। तो बोला साहब हिसाब कौन रखेंगे? बोले कोई हिसाब नहीं, नीचे बैलेंस क्लियर, ऊपर आओगे तो क्लीन आओगे। राइट। मेरे ख्याल से आज अशोक जी आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, और दर्शकों को मैं बता दूं, अशोक जी मिलिट्री के बारे में बहुत अध्ययन रखते हैं। वैसे मिलिट्री स्कूल से भी आए हैं हाँ, आप तो, मिलिट्री मैं स्कूल में सैनिक पढ़े मैं और सिक्सटी कहीं मैं जाना भी सैनिक स्कूल था आर्मी में। मैं सैनिक स्कूल सातारा का विद्यार्थी हूँ। हाँ मैं 81 बैच का पास आउट हूँ सैनिक स्कूल सातारा से 1981 में। जी मैं 62nd एनडीए कोर्स के लिए कुछ पहले टॉपर्स में था, लेकिन मेरे एक प्रॉब्लम मेडिकल आई थी जिसमें कहा गया था कि कुछ स्पाइन में प्रॉब्लम है, और फिर उस वजह से मैं मेडिकली अनफिट हुआ। तो मेरा बैच अब रिटायर्ड हो गया है, जो गया था फौज में ऑलमोस्ट सभी लड़के थे। उसमें से प्रदीप तातौड़े कारगिल में शहीद हो गए मेजर। मेरे बैच के कई ब्रिगेडियर रिटायर्ड हो गए हैं। और फिर मेरे बैच में हाईएस्ट पोजीशन पे डॉक्टर हृदय साहनी, जो मेरे क्लासमेट थे, वो पहुंचे हैं, मेजर जनरल करके रिटायर्ड हो गए हैं। वर्तमान में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, बहुत बड़े टाटा के हॉस्पिटल में वो हेड है उसके, रिटायरमेंट के बाद। तो मेरा आर्मी से बहुत ताल्लुकात है, मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे। अभी भी नहीं, मेरे इसमें बहुत मैं सारे कह रहा जूनियर, मेरे हाँ जूनियर अभी बड़ा ताजुब लगता है हरि भाई जी। जब मैं सैनिक स्कूल में था तो हमारे यहाँ रजिस्ट्रार कैप्टन होते थे, हेडमास्टर मेजर होता था, लेफ्टिनेंट कर्नल या विंग कमांडर हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो हमें वो पोजीशन बहुत बड़ी लगती थी। अब जब गेट टुगेदर में जाता हूँ और कोई लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल कहता है कि सर प्लीज दिस वे, तो बड़ा एक सुकून मिलता है कि चलो मेरे जूनियर्स, 2-2 बैच, 3-3 बैच जूनियर अभी इतने बड़े पोस्ट पे पहुंचे हैं। जी जो नाइक साहब थे एयरफोर्स चीफ, वो हमारे सैनिक स्कूल के थे। सैनिक स्कूल ने कई बहुत बड़े-बड़े दिए हैं, सैनिक स्कूल सतारा ने नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा बहुत सारे लोगों को दिया है। कई चीजें, अब वो नेशनल डिफेंस एकेडमी भी किसने दिया सर? नेशनल डिफेंस एकेडमी ये नेहरू की सोच थी। जी जब 62 में ये युद्ध ये खत्म हो गया तो उन्होंने, जब यशवंतराव चौहान डिफेंस मिनिस्टर बने, और वो कहते हैं कि हिमालय तकलीफ में था तो सह्याद्री भाग के आया, और महाराष्ट्र या में कहा जाता है। और आजकल या बात अलग है, उस समय महाराष्ट्र में हमारा सह्याद्री भी ताकतवर था। अभी महाराष्ट्र में हमारा सह्याद्री यहाँ पैर चाटने आता है, क्या बताएं दिल्ली में। सब दूर राइट डिटोरेशन हुआ है। तब सैनिक स्कूल की भी उन्होंने एनडीए स्थापन किया, और एनडीए आज वर्ल्ड के पहले 3 प्रीमियर आर्मी इंस्टीट्यूट्स में है, वर्ल्ड के, जी दुनिया के, जहां बाकी देशों के लोग भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी उसको ग्रामीण क्षेत्र से, भाई बड़े लोगों के शहरों में तो इसका ट्रेनिंग होगा, लेकिन खेत का एक किसान का बेटा कैसा आर्मी में जा सकता है, एक प्राइमरी टीचर का, एक परचून की दुकान वाले का। इसलिए फिर सैनिक स्कूल की बारे में सोचा गया और सैनिक स्कूल की स्थापना हुई। गुजरात का जामनगर सैनिक स्कूल, ये पहले 3-4 सैनिक बालाचड़ी स्कूल में है। बालाचड़ी। आपका, हाँ, आपका जामनगर में था सैनिक और स्कूल सतारा, जो, आपने जब बालाचड़ी का नाम लिया है तो मुझे एक किस्सा भी हाँ, सुनाने दो, कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था जब बालाचड़ी की स्थापना नहीं हुई थी, वो कहते थे कि हाँ, मुझे बालाचड़ी सैनिक स्कूल में जाना था मगर मैं नहीं जा पाया। तब तो बालाचड़ी सैनिक स्कूल थी ही नहीं। इनका तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ही होता है अरे है बाबा, ना? मैंने कहा ना कि एक, ये कल किसी भाषण में ये कह देंगे कि लोकमान्य तिलक से जब मेरी बात होती थी तो ये कहते थे, आपको मानना पड़ेगा। जब वो 4 सदी के संतों को इकट्ठा करते हैं, जब नाले पे हाँ, मटका रख के गैस ले लेते हैं, जब बादलों के पीछे प्लेन को ले जाके रडार 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 से मतलब ये जितना बोले उतना कम है। बिना रेलवे स्टेशन की रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते हैं,
बड़नगर के, ये जितना बोले उतना, इतने हर जगह पे, हर जगह ये मिलते हैं आपको। सिर्फ इन्होंने अब कल पर मतलब इतना ही बच गया कि रामायण में राम के साथ मैं भी था, लंका गया तो। नहीं, मगर ये उंगली ये पकड़ कहना, के लाए ना, राम को हाँ, घर दिलवाए ना, उंगली पकड़ के लाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्नाटक की लेकिन बीजेपी ने लेकिन वो मैं फोटो बनाई। ये एक अयोध्या में बड़ा, अयोध्या के लोग जो है बड़े इंटेलिजेंट है। वहां बड़ा एक कैंपेन चला लोकसभा में, जो राम को लाएंगे उसी को ले आएंगे, और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया। मुझे पांचों एक पुराना सीट पर, मुझे पूरे एक अयोध्या पुराना डिस्ट्रिक्ट में। मुझे एक पुराना कल्याण सिंह जी का इंटरव्यू मिला, मैं आपसे साझा कर लूंगा। उसमें कल्याण सिंह इंटरव्यू वाले को बोलते हैं, उस मस्जिद नुमा स्ट्रक्चर के ताले किसने खोले? कांग्रेस ने खोले। काय के लिए खोले? रामलला की पूजा के लिए खोले, इबादत के लिए नहीं खोले। वहां मूर्ति किसने रखवाई? कांग्रेस ने रखवाई। वहां शिलान्यास किसने किया? कांग्रेस ने किया। और आप हमको बोल रहे हो? यदि कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी में कुछ स्थान रखते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार माने जाते थे, यदि वो खुद कह रहे हैं कि यह कांग्रेस ने किया, तो शायद उत्तर प्रदेश की जनता को लगा होगा कि कांग्रेस माने इंडिया और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का है, तो उन्होंने जो राम को लाए उसी को ले आए। जनता ने सही सुना, जनता ने सही किया। जनता इन अफवाहों में नहीं आई कि इन्होंने राम को लाया। राम का मंदिर भी बना, जो वर्तमान में है, वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ट्रस्ट बना। उसमें नरेंद्र मोदी जी का कोई ढेले भर का देना देना नहीं है। वहां मुस्लिम लीग का भी आदमी होता तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उसको मानना होता, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक हमारे मराठी में कहावत है, आयत्या बिळात नागोबा। अभी नागपंचमी हुई, आयत्या आयत्या बिळात नागोबा। आयत्या मीन्स रेडीमेड। तैयार ठीक भाणे है, બેઠેલા છે, हाँ તૈયાર बिल्कुल। भाणे तो બેઠેલા છે। हाँ, तो તમને उसमें क्या गुजराती है, समझाए છે? अभी हाँ, अभी हाँ, अभी नागपंचमी हुई तो नाग देवता की पूजा भी होती है। तो आपको बता दूं, सांप का कोई घर नहीं होता, चींटियां अपना घर बनाती है और सांप उसमें जाके रहता है। रेडीमेड हाउस, कब्जा, अतिक्रमण। ये जो अतिक्रमण का कंसेप्ट है, मुझे लगता है सांप ने दिया आदमी को कि बना बेरा घर में जाके बैठ जाओ, फूफू करो। इसलिए जब भी लोग पूजा करते नागपंचमी, तो वो वारुल वेरुल बोलते, जिसमें चींटियों का घर होता है, वहां जाके पूजा करते कि भाई इसी में सांप रहते हैं। तो ये, मैं इनको सांप कतई नहीं कह रहा हूं, प्लीज। इसलिए नहीं कहता कि मेरे कुलदैवत शेष नाग है और मेरे घर में तो नागपंचमी बड़े पैमाने में बनती है, तो मैं मेरे भगवान को भी अपमानित नहीं करना चाहता। जी लेकिन जी उस कहावत के अनुसार ये हर चीज का क्रेडिट लेते हैं। जी राम मंदिर का क्रेडिट सही मायने में, जनसंघर्ष का क्रेडिट अडवाणी जी को जाता है, जिस अडवाणी जी को पूजा में आने नहीं दिया गया। हमारे यहाँ मेडल जीतती है लड़कियां, लोग कहते हैं कि देखो मोदी जी आए तो ओलंपिक में मेडल मिल गए। उन लड़कियों का शारीरिक शोषण होता है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, लेकिन मोदी जी के मुंह से शब्द नहीं निकलते। क्रेडिट मेडल का ले लिया ओलंपिक के, लेकिन ओलंपिक का मेडल लाने वाली मेरी बहनें लूट ली गई। लेकिन उनको न्याय देने दिलाने के लिए, उनको एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये दुर्भाग्य है देश का। जी जी। तो अशोक जी अब ने इसके आज बाद कुछ बचता नहीं है। कुल मिला के राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं मिले। सवाल जी वही ज्वलंत है और ये मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि इन सवालों के जवाब देने में, यदि सही सवालों के सही जवाब दिए, मतलब उस सवालों के सही जवाब दिए, तो शायद सरकार आत्मग्लानि से इस्तीफा दे दे। और सत्ता है कि ये छोड़ेंगे नहीं, इसलिए सवालों के जवाब देंगे। अशोक जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और विश्व भर में जो लोग मोदी के प्रति जिस प्रकार से, यानी उनके अंधभक्त बने हुए हैं कुछ लोग, उनकी भी आंखें खुलेगी, ऐसी आपने आज बात करी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर भी मिलेंगे नए विषय के साथ। आपके साथ तो वैसे टाइगर तो टाइगर होता है, नहीं नहीं, धन्यवाद। टाइगर हैं, और भाऊ आप जब बोलते हैं तो मेरे ख्याल से लोग सुनते हैं और सही धन्यवाद। बोलते हैं। સત્યનો રણકાર છે તમારામાં, એ જ વાત છે। અને તમે જે વાત કરી છે એ વાતને આપણા દર્શકો પ્રતિસાદ આપશે કોમેન્ટ બોક્સમાં।
नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।